हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप्स तो अच्छे हो, तैयारी चल रही होगी। हाँ जी, इस टाइम पे ना स्टूडेंट की क्वेरी आ रही है कि सर हमारा ना सितंबर 25 में अटेम्प्ट है, तो हमें एफआर की तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए, चैप्टर को किस ऑर्डर में रिवाइज करना चाहिए, एबीसी एनालिसिस इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, हमें एक चैप्टर को इस टाइम पे रिवाइज कैसे करना चाहिए क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो क्या हमें क्वेश्चन सोल्व करके देखने चाहिए या सिर्फ ऑडिट करनी चाहिए, कोई और अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं सीए पीएस बनने वाला आप सबका इस एक प्यारी सी अमेजिंग वीडियो में वेलकम करता हूं। मैं बात करूंगा कि आपको एफआर की तैयारी कब से स्टार्ट करनी है, किस ऑर्डर में आपको चैप्टर रिवाइज करने हैं, आपको चैप्टर को कैसे रिवाइज करना है, एबीसी एनालिसिस के बारे में बात करूंगा और साथ में आपके साथ बात करूंगा कि ये जो कमिंग डेज है आप इसे अच्छे से कैसे यूटिलाइज कर पाएंगे। एग्जाम के अंदर 3 आवर में आपको किन बातों का ध्यान रखना, आप पेपर को 100% कैसे अटेम्प्ट करें, और जो आपको पेपर मिलेगा ना 15 मिनट्स पहले, उस 15 मिनट्स का आप बेस्ट से बेस्ट कैसे यूटिलाइज कर पाएंगे। ये सारी बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। सर वीडियो को लाइक कर दिया है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले ना कमेंट बॉक्स में एक प्रॉमिस करना है। देखिए दोस्त, मैं इस टाइम पे ना जितनी बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा ना, वो सारी बातें तभी फ्रूटफुल हो पाएंगी जब आप ना एटलीस्ट 13 to 14 आवर पढ़ेंगे। तो आप ना सबसे पहले क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में प्रॉमिस करें कि सर ये जो कमिंग डेज है ना, हम इसमें डेली 13 to 14 आवर पढ़ेंगे और हम इस बार एग्जाम में पास हो रहे हैं। अगर आप ऐसा लिखेंगे ना कि हम एग्जाम में पास हो रहे हैं, तो आप देखना एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आएगी। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कि हमें एफआर की तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए। देखिए दोस्त, मेरे हिसाब से जो अप्रोप्रिएट टाइम है ना एफआर की तैयारी स्टार्ट करने का, वो है 27 अगस्त। आप इवनिंग में, आफ्टरनून के बाद इवनिंग में, जब भी आपको लगे कि हाँ अब कंफर्टेबल हम लोग ना एफआर उठाने में, क्योंकि इससे पहले आपका कोई ना कोई सब्जेक्ट चल रहा होगा, तो आप क्या करेंगे 27 अगस्त से आप इवनिंग में एफआर की तैयारी स्टार्ट कर देंगे। एक बात और, जितनी इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सब वीडियो का लिंक आपको इस फाइल के अंदर मिल जाएगा। ये जो पीडीएफ है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। एक बात और, जितने इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो सारे के सारे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आपने क्या करना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और वहां से नोट्स डाउनलोड कर लेने हैं। देखिए 27 इवनिंग में आप क्या करेंगे, सबसे पहले ना इंडेस 2 एंड इंडेस 33, ये दो इंडेस रिवाइज कर लेंगे। ये इंडेस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है और इनमें अच्छा खासा कंटेंट भी है और टेक्निकल कंटेंट है, कॉन्सेप्चुअली कंटेंट है। तो इससे आप ना अपना एफआर स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि आप ना कुछ गैप के बाद एफआर उठाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि जैसे आप स्टार्टिंग करें एसबीबी से, ठीक, और आप ना कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने की कोशिश करें, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है आपको कॉन्सेप्ट रिकॉल ना हो पाए, क्योंकि आप एक गैप के बाद क्या कर रहे हैं, आप एफआर उठा रहे हैं। तो आपने उस केस में क्या करना, सिंपल आपने ना रिवीजन करना स्टार्ट कर देना। आप देखेंगे आप ऑटोमेटिक चीजें रिकॉल हो जाएंगी। 28 को आपने क्या करना, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर, इंडेस 105, 21 एंड एथिक्स का चैप्टर कवर करना, ठीक। 29 को आपका सीएफएस बिजनेस कॉम्बिनेशन, 30 अगस्त को आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शेड्यूल 3 डिवीजन 2, इंडेस 1, इंडेस 116, 40, 34 एंड इंडेस 7। 31 अगस्त को आपका इंडेस 115, और जो आपके सिलेबस में ना डिफरेंस दे रखे एएस और इंडेस के, तो रिस्पेक्टिव इंडेस के साथ आप क्या करेंगे, वो डिफरेंस भी कवर कर लेंगे। इंडेस 19, 20, 113, 12 और आपका डिफरेंस आ जाएगा 22 के साथ, ठीक। 1 सितंबर को आप क्या करेंगे, इंडेस 101, 16, 23, 38, 36, 8, 2 एंड फ्रेमवर्क। देखिए मैंने ना यहाँ पे जो ऑर्डर बनाया ना, इस हिसाब से बनाया कि आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी खासी कवरेज भी होते चले और आपका इंटरेस्ट भी बना रहे, क्योंकि कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक भी हैं, कुछ बड़े टॉपिक भी, तो मैंने उन सबको इस तरह से इस तरह से आप लोगों के लिए फ्रेम किया है कि आपका इंटरेस्ट बना रहे, ठीक। इसके बाद आप क्या करेंगे, 2 सितंबर को ना एज सुन एज पॉसिबल आप रिमेनिंग सिलेबस कवर कर लेंगे। अब स्टूडेंट की क्वेरी आती है कि सर हमारा जो एफआर का एग्जाम है वो तो 3 सितंबर को है, बट आपने सिलेबस को ना 2 सितंबर को कंप्लीट करा दिया। देखिए दोस्त, एफआर ना आप काफी पहले उठा लेते हैं रिवीजन करने के लिए, ठीक। तो जो स्टार्टिंग में हम लोग चैप्टर कवर करते हैं, इंडेक्स कवर करते हैं ना, तो एक पॉसिबिलिटी रहती है कि उसमें हमें ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। जैसे जैसे पेपर नजदीक आते हैं हमें लगता है कि हम उन चैप्टर को भूल गए हैं। तो आप क्या करेंगे, सेकंड रिवीजन करेंगे। सेकंड रिवीजन में आप क्या करेंगे, पहले मैं 3 सितंबर की बता देता हूँ। 3 सितंबर को आप 4 चैप्टर रखेंगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इंडेस 115, सीएफएस एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन। अब आप इन चारों चैप्टर को दोबारा रिवाइज करेंगे और कितना आपने रिवीजन करना और कैसे रिवीजन करना है, इस बात को थोड़ी देर के बाद आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक। 2 सितंबर को जो बचा हुआ टाइम, उसमें आप क्या करेंगे, जो भी टॉपिक आपको लगते हैं कि आपको सेकंड टाइम रिवाइज करने चाहिए, तो आप उन टॉपिक को यहां पे सेकंड टाइम रिवाइज कर लेंगे, एक्सेप्ट दीज 4 टॉपिक, ठीक। देखिए हमने यहां पे डिस्कस किया है कि आपको एफआर की तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए और चैप्टरों को रिवाइज करने का ऑर्डर क्या होना चाहिए। आइए अब डिस्कस करते हैं कि हमें चैप्टर को रिवाइज कैसे करना चाहिए। देखिए दोस्त, आपका ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। अगर आप ना क्वेश्चन सोल्व करके नहीं देखेंगे ना, तो पता है एग्जाम के अंदर आपको
आंसर तो आता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ना प्रोसेस में दिक्कत आ सकती है, और जब प्रोसेस में दिक्कत आती है ना तो गलती की प्रोबेबिलिटी रहती है। इसलिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करके देखेंगे। अब एक क्वेरी आती है कि सर हम सारे क्वेश्चन सोल्व करके देखें या कुछ क्वेश्चन सोल्व करके देखें, और क्वेश्चन को कैसे सोल्व करके देखें। देखिए दोस्त, एक तो अप्रोच होती है कि आपने क्या करना है, एक साइड क्वेश्चन रख लिया, एक साइड आंसर रख लिया, टिक कर दिया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मैं बता दूं कुछ भी नहीं हुआ। ये होती है ऑडिट अप्रोच, आपने बिल्कुल फॉलो नहीं करनी, ठीक। एक होता है आप क्या करेंगे, प्रॉपर क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद प्रॉपर आंसर की ड्राफ्टिंग करेंगे। अगर आप इस अप्रोच के तहत रिवीजन करेंगे ना, आंसर प्रॉपर ड्राफ्ट करेंगे, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। और जो आपने प्लानिंग कर रखी है ना, ये वाली, ये फिर आपका प्लानिंग फ्रूटफुल नहीं हो पाएगी। और जैसे ही आप रिवीजन करने बैठेंगे और स्टार्टिंग के क्वेश्चन में अगर टाइम ज़्यादा लग गया ना, तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। इसलिए आपने क्या करना है, एक डिफरेंट अप्रोच फॉलो करनी है। उस अप्रोच में बेसिकली क्या होता है, आप क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे, लेकिन टाइम भी बच जाएगा। कैसे? देखिए, आप ना जब भी किसी चैप्टर को रिवाइज करें ना, तो ये देखिए कि क्या प्योर आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, हाँ सर, तो आप सिर्फ अमाउंट लिख के देखें। जैसे मान लो शेयर बेस पेमेंट का क्वेश्चन आ गया, तो आपने क्या करना है, आपने एक प्रॉपर डायग्राम बनाना है, और जैसे मान लो 1000 एसबीपी है, फेयर वैल्यू आपकी 30 है, ठीक है, यहाँ पे मान लो 100 एम्प्लॉय छोड़ के चले गए तो 900 है, ठीक। तो इस तरह से आपने क्या करना, सिर्फ अमाउंट लिखना है। इससे क्या होगा, आपका लिखने टाइम बच जाएगा और आपने क्वेश्चन सोल्व करके देख लिया। जैसे मान लो आपका सीएफएस का चैप्टर है, आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट बना रहे हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ठीक। तो आप सिर्फ एब्रीविएशन लिख लेंगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अब आप असेट्स के अंदर नॉन करंट असेट में सबसे पहले क्या लिखेंगे, पीपी 4 लाख का अमाउंट है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में आप क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आपका, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मान लो आपका 350 है, आपका एनसीआई है मान लो 160 है, ऐसे लिख लेंगे। अगर आपको लगता है कि सर ऐसे ना कंफ्यूजन हो जाएगी, अमाउंट को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप एब्रीविएशन यूज कर ले। जैसे आपका एनसीआई आ गया, आइडेंटिफेबल नेट असेट आ गया, तो फिर आप ऐसे एब्रीविएशन यूज करके क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा और आपका टाइम भी बच जाएगा। आपने 2 से 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग में ऐसे करने, ठीक। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, फिर आप ये देखेंगे कि अच्छा ये क्वेश्चन डुप्लीकेट कट कर दो, ये क्वेश्चन ना सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है बट इसमें एक एडजस्टमेंट अलग है, तो उस एडजस्टमेंट को आप लिख के देख लेंगे। फिर 2-3 क्वेश्चनों के आप ऑडिट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको ना प्रॉपर प्रोसीजर आपने लिख के सोल्व करके देख लिया, आपको प्रॉपर प्रोसीजर समझ में आ गया, ठीक। सेकंड वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं जो छोटे क्वेश्चन होते हैं। जैसे आपका इंडेक्स 2 में आपने वैल्यूएशन करना है इन्वेंटरी का, आप क्या करेंगे, छोटा क्वेश्चन है तो आप उसे कैलकुलेटर सोल्व करके देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन होते हैं जो आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जहां पे आपको आंसर क्या करना है, आपको आंसर मैक्सिमम आंसर थ्योरेटिकल लिखना है। तो उसके आप क्या करेंगे, केस को पढ़ेंगे और फिर मन में आंसर सोचेंगे और फिर आंसर टिक कर लेंगे। आपने ये अप्रोच फॉलो करनी है, डुप्लीकेट क्वेश्चन कट करते हुए चलेंगे। एक बात को ध्यान रखेंगे कि सेकंड रिवीजन के लिए आप क्या करेंगे, 4 से 5 क्वेश्चन हर चैप्टर के नोट करते चलेंगे। और अगर मान लो इन चैप्टर में आपको लगता है कि सर ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, तो 7 to 8 क्वेश्चन आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, जो आप सेकंड रिवीजन के लिए रखेंगे। तो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करके देखना है, ये मैंने आपको बता दिया। क्या सारे क्वेश्चन करने, नो। आप क्या करेंगे, जो मेजर क्वेश्चन जिसमें सारे के सारे आपके कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं, आप उन्हीं क्वेश्चनों को प्रायोरिटी देंगे। हाँ, अगर मान लो टाइम उसके बाद बचता है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या करेंगे, साथ साथ स्टेटस अपडेट करेंगे, आपको लग रहा है कि हाँ अभी टाइम बचाओ, तो आप क्वेश्चन थोड़े से और ज्यादा करके देख लेंगे, लेकिन आप क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेरी आती है कि सर इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से। देखिए दोस्त, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि आपको सिलेबस पूरा करके जाना चाहिए, लेकिन तभी मैं एबीसी एनालिसिस हमेशा देता हूँ। और अगर मैं पिछले अटेम्प्ट की बात करूँ, तो जो मैंने एबीसी एनालिसिस दिया था, उसमें से जो कैटेगरी ए के अंदर चैप्टर थे, जो कैटेगरी ए के अंदर चैप्टर थे, उसमें से आपका 90 मार्क्स का पेपर आ गया था। तो इस बार भी मैंने एबीसी एनालिसिस दिया हुआ है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो एबीसी एनालिसिस की फाइल है, वो फाइल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। एक बार मैं आपको वो फाइल दिखा देता हूँ। देखिए, मैंने 3 कैटेगरी बनाई है। कैटेगरी ए में ये चैप्टर रखे, आपने इसी ऑर्डर से इन चैप्टर को रिवाइज करना। ये सीट भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। चैप्टर जो ये वाले हैं, ये कैटेगरी बी में रखें। 2 चैप्टर ऐसे जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और आपका इंडेक्स 7, जिसमें इंस्टीट्यूट आपको दप्पा दे सकता है। मैं इनको कैटेगरी ए में ही रख रहा हूँ, क्योंकि इंस्टीट्यूट सरप्राइज देने में इन चैप्टरों का इस बार यूज कर सकता है। कैटेगरी सी में हमेशा मैं एक बात बोलता हूँ कि कोई भी चैप्टर आपको छोड़ के नहीं जाना। एबीसी एनालिसिस का मतलब है कि आपने क्या करना, इन चैप्टरों को ज्यादा अच्छे से रिवाइज करना, ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करके देखने। कंपैरेटिवली इन क्वेश्चनों को आपने थोड़ा कम टाइम देना, लेकिन आपने क्या करना, सारा का सारा सिलेबस करके जाना है। कोई भी आपने कॉन्सेप्ट छोड़ के नहीं जाना, कोई आपने चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है। आइए अब बात करते हैं कि जो ये आपके कमिंग डेज हैं, इनको आप अच्छे से कैसे यूटिलाइज करें। देखिए दोस्त, 2 से 3 बेसिक बातें आपने फॉलो करनी है। एक तो आपने ना कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लूज नहीं करना है। सेकंड, दोस्तों से इस टाइम पे कुछ भी डिस्कस नहीं करना है। सर क्या बात करें, दोस्ती ना निभाई। दोस्ती निभाने के लिए पूरी लाइफ है। अगर कुछ बन जाओगे ना, तो दोस्ती भी निभा पाओगे। इस टाइम पे अगर कोई आपका अच्छा दोस्त होगा ना, तो वो भी आपको सपोर्ट करेगा। और अगर आप किसी के अच्छे दोस्त हो ना, तो आप उसको सपोर्ट करो। और सपोर्ट करने के लिए पता क्या है, उसको टाइम दो पढ़ने का, आप टाइम लो पढ़ने का। क्योंकि जितना आप डिस्कस करोगे दोस्तों के साथ, उतना टाइम वेस्ट होना है। अब मान लो आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं, दोस्त सीएफएस के चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो, आपसे कह रहा है कि भाई साहब इस क्वेरी का आंसर देना। आप अपने
चैप्टर को छोड़ के दूसरे चैप्टर पे चले गए हो, आपका पूरा फोकस डाइवर्ट हो चुका है और हो सकता है कि उस क्वेरी का अगर आपको आंसर ना पता तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाए। इसलिए प्लीज इस टाइम पे क्या करना, आपने सिर्फ अपने आप को टाइम देना है। टाइम बिल्कुल एक सिंगल सेकंड वेस्ट नहीं करनी है। और जैसा आपने स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया कि आप एटलीस्ट 13 टू 14 आवर पढ़ेंगे। नींद प्रॉपर ले, नींद में कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें, क्योंकि अगर आप नींद प्रॉपर नहीं लोगे ना तो आपको लगेगा कि मैं ज्यादा टाइम अपने आप को दे रहा हूं, लेकिन जो आउटपुट है वो गिर जाएगा। इसलिए आपने नींद क्या करनी, प्रॉपर लेनी है। ये कुछ बेसिक बातें हैं, आपने क्या करना है, इन बातों का ध्यान रखना है। आइए अब डिस्कस करते हैं कि एग्जाम के अंदर जो हमें पहले 15 मिनट्स मिलेंगी, 15 मिनट्स पहले जो हमें पेपर मिल जाएगा, उसका हम अच्छे से कैसे यूटिलाइज करें। दोस्त पता आपने क्या करना है, जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, तो आप क्वेश्चन 2 से लेके और क्वेश्चन 6 तक पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आप स्टार्टिंग में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन 1 तो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। इसलिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 6 तक पढ़ेंगे और जो क्वेश्चन आपको बाहर करना है उस क्वेश्चन को आप बाहर कर देंगे कि हमें ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना। जब भी आप क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे ना, तो आपने क्या करना, सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़नी है। सर हम पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्यों पढ़े दोस्त, इसका रीजन है, अगर आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो, ठीक है, और उसमें कोई लाइन लिखी है, कोई ट्रांजैक्शन है, कोई इवेंट है, कोई सर्कमस्टांसेस है, तो उसके मल्टीपल ट्रीटमेंट हो सकते हैं, लेकिन अपने लिए एग्जाम में वही ट्रीटमेंट रेलिवेंट है जो क्वेश्चन पूछा गया। तो आप क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। एक दो बातें और, अगर जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, अगर आपको लगता है कि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट काफी अच्छा पॉइंट है और मैं इसको भूल ना जाऊं, इसलिए आप क्या करेंगे, उस पॉइंट को ना थोड़ा सा नोट भी कर लें साथ साथ, ठीक। अगर कोई पॉइंट आपको ऐसा लगता है कि आपको दुखी कर रहा है, रिजिड कर रहा है, तो आप उसके को क्या करेंगे, उसको कट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे और बाद में फिर उस पॉइंट को आप जब क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे ना, तब रेफर करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपको पॉइंट भी समझ में आ जाएगा। अगर 15 मिनट्स के अंदर क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 6 तक पढ़ने के बाद भी आपके पास टाइम बच जाता है, तो उस केस में फिर आप क्या करेंगे, कंपल्सरी क्वेश्चन पढ़ेंगे। आइए बात करते हैं कि 3 आवर्स के अंदर हमें पेपर को अच्छे से कैसे अटेम्प्ट करना, सो दैट हमारा 100% पेपर अटेम्प्ट हो पाए। दोस्त सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब इस 15 मिनट्स के अंदर क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे होंगे ना, तो यहाँ पे काम और भी करेंगे, अपना सिलेक्शन कर लेंगे कि किस ऑर्डर में आपको क्वेश्चन एग्जाम के अंदर करके आने हैं। और सिलेक्शन के लिए आपका जो मेन बेस रहेगा वो रहेगा छोटे क्वेश्चन आपने पहले कवर करने हैं। और छोटे क्वेश्चन में भी ऐसे क्वेश्चन कवर करने हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है और उसमें आपको 8 मिनट्स लगेंगी, और एक क्वेश्चन आपका है 10 मार्क्स का जिसमें आपको 12 मिनट्स लगेंगे। तो आप पता क्या करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सिलेक्शन का ऑर्डर आप 15 मिनट्स के अंदर कर लेंगे। तो अब 3 आवर के अंदर आपने पहले क्या करना, सबसे पहले छोटे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर आप बड़े क्वेश्चन करेंगे। आप ना कंपल्सरी क्वेश्चन पहले नहीं करेंगे, ना ही पहले आप केस सिनेरियो और एमसीक्यू पहले करेंगे। सर केस सिनेरियो और एमसीक्यू हम पहले क्यों ना करें, देखिए दोस्त, केस सिनेरियो और एमसीक्यू को लेकर ना हमारी हाई लेवल की एक्सपेक्टेशन होती है, और अगर मान लो कोई केस सिनेरियो एमसीक्यू ऐसा है जिसमें हमें दिक्कत आ रही है, तो अपना कॉन्फिडेंस लूज होगा। सेकंड, ऐसा हो सकता है कि कोई केस सिनेरियो ऐसा आ जाए या कोई एमसीक्यू ऐसा आ जाए जिसको सोल्व करने में टाइम ज्यादा लग रहा है कंपैरेटिवली, और अगर टाइम स्टार्टिंग में ज्यादा लग गया ना, तो दोस्त पेपर हैंडल नहीं हो पाएगा, पेपर पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप स्मॉल क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद जैसे आपके स्मॉल क्वेश्चन वाला क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप सेकंड नंबर पे क्या करेंगे, फिर अपना केस सिनेरियो एंड एमसीक्यू कवर कर लेंगे। इसको लास्ट में भी लेके जाना, ठीक। थर्ड नंबर पे आप क्या करेंगे, कंपल्सरी क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद फिर आप फोर्थ नंबर पे क्या करेंगे, आप बड़े क्वेश्चन करेंगे। और अगर आपको लगता है सर कंपल्सरी क्वेश्चन में दिक्कत है, फिर आप क्या करेंगे, इसे फोर्थ नंबर पे भेज देंगे और बड़े क्वेश्चन को थर्ड नंबर पे ले आएंगे। ये थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, पेपर के हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी। पेपर आपने 100% अटेम्प्ट करके आना है। अब पेपर के अंदर क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, सर पेपर जो है टफ आ सकता है। दोस्त मैं आपको बताऊं, अगर पेपर टफ आएगा ना, सबके लिए टफ आएगा। और टफ पेपर में और आसान पेपर में पता है क्या डिफरेंस होता है, एक डिफरेंस होता है कि जो टफ पेपर उसमें 1 या 2 क्वेश्चन टफ होते हैं, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता। मैं आपको बताऊं, आसान पेपर और टफ पेपर में जो कवरेज है आपका क्वेश्चनों की, वो कैसे रहती है। अराउंड 20% जो पेपर रहेगा ना, वो बिल्कुल आसान रहेगा दोनों पेपरों में, ठीक। अराउंड 60% जो पेपर रहेगा ना, वो आपका एवरेज रहेगा। आसान पेपर में जो रिमेनिंग 20% पेपर है, वो आपका एवरेज या थोड़ा अबव एवरेज रहेगा, लेकिन यहां पे 20% पेपर आपका टफ रहेगा। तो टफ पेपर में ऐसा नहीं कि पूरा पेपर टफ होता है, टफ पेपर में भी 1 या 2 क्वेश्चन टफ आएगा। तो उसके इसमें आपने क्या करना है, जो टफ क्वेश्चन है उन्हें आपने बाद में कवर करना, ठीक। सेकंड दिक्कत क्या आ सकती है, आपको पूरा क्वेश्चन आता है लेकिन उसकी एक एडजस्टमेंट या 2 एडजस्टमेंट नहीं आती। तो उसके इसमें पता आप क्या करेंगे, आप ना जो एडजस्टमेंट आपको आती है उसके बेस पे अपना क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे, और जो एडजस्टमेंट में आपको दिक्कत है ना, उनको थोड़ी देर के लिए पेंडिंग रखेंगे। जैसे जैसे आप क्वेश्चन में सोल्यूशन आगे बढ़ाएंगे ना, तो ऑटोमेटिक जो पेंडिंग एडजस्टमेंट है ना, आपको उनके बारे में क्लैरिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी, और आप देखेंगे कि उनका ट्रीटमेंट भी आपको पता लग जाएगा। मान लो वर्स्ट से वर्स्ट एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको कुछ नहीं आता, लेकिन वो क्वेश्चन आपको करना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 है, मान लो ए और बी 2 पार्ट है, 10 मार्क्स 4 मार्क्स, और क्वेश्चन नंबर 5 के 2 या 3 पार्ट है, 5 आपने छोड़ दिया है, 4 में आपको ए पार्ट आता है, बी पार्ट नहीं आता। तो दोस्त अगर ऐसी दिक्कत भी आती है ना, पता आपने क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है ना, इसे
आपने जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बेस पे सोल्व करना स्टार्ट करना है। आप देखेंगे कि 80-90% इवन 100% भी पेपर आपका ये जो क्वेश्चन है ये आपका ठीक हो सकता है। बस आपने क्या करना, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बेस पे अपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करना है। ये कुछ बातें जो आपने ड्यूरिंग एग्जाम डेज, ड्यूरिंग 3 आवर, ड्यूरिंग 15 मिनट्स ये चीजें फॉलो करनी है। एक दो बातें और देखिए दोस्त, अगर आपकी साइड से ना एफआर के अंदर कोई गैप रह गया था ना, तो उस गैप को भरने का आपके पास एक आखिरी मौका हो रहा है और मेरे को पूरा विश्वास है कि आप इस मौके को बिल्कुल भी नहीं गवाएंगे। जो ये कमिंग टाइम है ना, ये कमिंग डेज है, सबके पास ना सेम टाइम है। अभी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इस टाइम को कैसे अच्छे से यूटिलाइज करेंगे और मेरे को पूरा विश्वास है कि आप इस टाइम को ना अच्छे से यूटिलाइज करने वाले हैं। इसलिए आपने टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। मेरी बेस्ट विशेष आप लोगों के साथ है। ऑल दी बेस्ट। और हाँ, इस बार एग्जाम को फोड़ के आएंगे।